लियोन ट्रोट्स्की ने अपनी बुक लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन के अंदर फेलो ट्रैवलर नाम की एक टर्म को डिफाइन किया था। उनके हिसाब से फेलो ट्रैवलर्स वो होते हैं जो आपकी पार्टी और आपकी आइडियोलॉजी से ओपनली अलाइड नहीं है, लेकिन वो सिंपैथी रखते हैं आपकी आइडियोलॉजी को लेकर और आपके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। उनको उन्होंने फेलो ट्रैवलर डिफाइन किया था अपनी बुक में। और लियोन ट्रोट्स्की बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी और साथ में बहुत बड़े फिगर थे रशियन रेवोल्यूशन के, लेनिन और स्टालिन के लेवल के। तो लेनिन के जाने के बाद जब फाइट हुई थी उनके सक्सेसर के लिए, तो ट्रोट्स्की और स्टालिन के बीच में ही हुई थी। इवेंचुअली स्टालिन जीत गए और स्टालिन ने लियोन ट्रोट्स्की को पहले तो कंट्री छोड़ने में मजबूर किया और बाद में उनको असैसिनेट करा दिया लैटिन अमेरिका में 1941 के अंदर। तो आज मैं इस लियोन ट्रोट्स्की और ये फेलो ट्रैवलर के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। नमस्कार। आज के जियोपॉलिटिकल तमाशा के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, और मुस्लिम ब्रदरहुड के जो कुछ ब्रांचेस हैं या जो उसके एफिलिएट ग्रुप्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो आज इस पूरे इशू के ऊपर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिक्स, मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर। क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के अंदर और उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन ये ग्रुप की इन्फ्लुएंस हमेशा रही है, ये ग्रुप हमेशा ही पावरफुल रहा है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, और हमेशा ही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डाउट में रहा है कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अभी इजरायली लॉबी के प्रेशर में आके कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो जहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड के ब्रांचेज हैं जैसे कि लेबनान या फिर जॉर्डन, वहाँ पर उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। टर्की और इजिप्ट के अंदर शायद नहीं किया है, और इसके बारे में अभी वो सोच रहे हैं या ना सोच रहे हैं वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा गलत साबित होने वाला है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, और उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना कहीं ना कहीं लाखों मिलियंस मिडिल ईस्टर्न जो पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं, उनको नाराज करने वाली बात है। क्योंकि वो भी फेलो ट्रैवलर्स हैं, वो ओपनली जो मुस्लिम ब्रदरहुड्स के साथ अलाइन हो ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे से उसके साथ सिंपैथी रखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में और इसकी क्या इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में। तो मुस्लिम ब्रदरहुड को फाउंड किया था हसन अल बना ने। हसन अल बना एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे और स्कूल टीचर भी थे और इमाम भी थे। तो इमाम बना ने इसको 1928 में इजिप्ट में फाउंड किया था, और इसका मेन पर्पज़ यही था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, और जो इस्लाम खतरे में है या फिर इस्लाम जो इस्लामिक वैल्यूज़ ख़त्म हो रही थी उस टाइम में, उनको बचा के रखना। और उसका मेन जो ट्रिगर पॉइंट था उनका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, वो था कि कैलिफेट जो कि ओटमन अम्पायर था उसके फॉल के बाद कैलिफेट को ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश अम्पायर ने। उसके बाद इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी महात्मा गांधी जी ने कुछ मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर। तो सेम यही इसका असर इजिप्ट में भी पड़ा, और इजिप्ट में हसन बना ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बना लिया। और मुस्लिम ब्रदरहुड को इस्लाम में या अरेबिक में इखवान बोलते हैं। तो मुस्लिम इखवान, ये जो इखवानी मूवमेंट थी इजिप्ट के अंदर, ये स्टार्ट तो इजिप्ट से हुई थी लेकिन बाद में फैलते फैलते वाइडर मिडिल ईस्ट के हर कंट्री में फैल गई। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनाई हसन बना ने, तो इनिशियली ये पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, ये सोशल वर्क्स में ज़्यादा एक्टिव थी। तो जो स्कूल्स हो या हॉस्पिटल हो उनको बनाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में बनाना ताकि वहाँ पर बच्चे पढ़ सकें और जो बीमार हैं उनको फ्री मेडिकल हेल्प मिल सके, इस पर्पज़ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली बनाई गई थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल ईयर्स में सोशल वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, लेकिन बाद में ये पॉलिटिक्स में भी आ गई, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये नाजी जर्मनी के साथ अलाइंड थे और इन्होंने हिटलर को काफ़ी सपोर्ट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि हिटलर कमज़ोर हो रहा है, और साथ में उस टाइम पे इजिप्ट के ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल था, क्योंकि स्विस कैनाल ब्रिटिश ने बनाई थी अपने रूट को छोटा करने के लिए। पहले वो पूरा अटलांटिक पार करके नीचे साउथ अफ्रीका होके इंडियन ओशन में आते थे और इंडिया जैसी कंट्रियों को एक्सेस करते थे। लेकिन स्विस कैनाल उन्होंने इसलिए बनाई ताकि वो रूट को छोटा किया जा सके और डायरेक्टली अटलांटिक वाला रूट ना लेके मेडिटेरेनियन वाला रूट लेके आप इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक अपने जो शिप्स हैं उनको पहुंचा सको। तो इजिप्ट हमेशा ही ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। तो उस टाइम पे भी ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था इजिप्ट को, और इजिप्ट में ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप इन नाजी जर्मनी को सपोर्ट मत करो। उसी प्रेशर के अंडर बहुत सारे लोगों को, मुस्लिम ब्रदरहुड सिंपैथाइजर्स को जेल में डाल दिया गया, जिसमें हसन अल बना भी थे। तो हसन अल बना को प्रेशराइज करके, उनके ऊपर प्रेशर बना के उनको अपने साथ ब्रिटिश ने अलाइन कर लिया, और बाद में हसन अल बना वाले ग्रुप ने ब्रिटिश को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश पुल आउट करके इजिप्ट और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के से, तो उसके बाद हसन अल बना और मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मेन फोकस रहा वो रहा पैलेस्टीनियन इशू। क्योंकि पहले बेल्फर डिक्लेरेशन के बाद इसराइल को
क्रिएट कर दिया मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियन टेरिटरी के ऊपर, जिसका विरोध पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने किया और मुस्लिम ब्रदरहुड उसके फोरफ्रंट पे थी। तो उन्होंने पहले दिन से ही इसराइल की फाउंडेशन का विरोध किया और पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए लड़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन जो मेजर टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम ब्रदरहुड की स्टोरी के अंदर, वो आया 1952 के अंदर, इजिप्ट के अंदर, जब वहाँ पर जो मोनार्की थी ब्रिटिश सपोर्टेड, उसको ओवरथ्रो कर दिया। वहाँ पर एक ऑफिसर्स का ग्रुप था और साथ में मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडरों ने मिलकर, तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया, जो वहाँ की इजिप्शियन मिलिट्री थी और साथ में मुस्लिम ब्रदरहुड ने मोनार्की को ओवरथ्रो करने के लिए, और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए। और उनको ओवरथ्रो करने के बाद जो पावर में आया जो ऑफिसर था, उसका नाम था कर्नल अब्दुल गामिर नासिर। तो कर्नल नासिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए और एब्सोल्यूट रूलर बन गए। अब नासिर को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया पावर में आने के बाद कि मुस्लिम ब्रदरहुड जिनके साथ मिलकर उन्होंने मोनार्की को ओवरथ्रो किया था इजिप्ट की सोसाइटी से, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो उन्होंने जितने मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर्स थे और सिंपैथाइजर्स थे, सारों को जेल में डाल दिया। और उन्हीं सिंपैथाइजर्स और उन्हीं लीडर्स में से एक मेन बंदा था जो बाद में जाके बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बना मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक मूवमेंट, जो पैन इस्लामिक मूवमेंट है पूरे मिडिल ईस्ट में, उस बंदे का नाम था सैयद कुतुब। तो सैयद कुतुब एक वेल टू डू फैमिली से आते थे, जो बाद में पढ़ने के लिए अमेरिका गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, लेकिन वो वापस आ गए सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इजिप्ट में आगे सेटल हो गए और वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ अलाइन हो गए। और बाद में जब उनको जेल में डाला गया, क्योंकि नासिर जितने भी मुस्लिम ब्रदरहुड के सिंपैथाइजर थे उन सबको जेल में डाल रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तो उसमें सैयद कुतुब का नाम भी आ गया और सैयद कुतुब को भी जेल में डाल दिया गया। जो सैयद कुतुब थे तो थे वेल टू डू फैमिली से, लेकिन वो मुस्लिम ब्रदरहुड से अलाइंड थे, इसलिए नासिर ने उनको भी नहीं छोड़ा। और सैयद कुतुब ने ही जेल में रह के एक नया आइडियोलॉजी को जन्म दिया जो मुस्लिम ब्रदरहुड में जाके बहुत ज़्यादा आगे सक्सेसफुल रही। तो उनके आइडियाज़ और उनकी जो राइटिंग्स थी जो उन्होंने जेल में रह के लिखी अगेंस्ट द नासिर रिजीम और अगेंस्ट द सेकुलरिज्म, या फिर अगेंस्ट जो भी आइडियाज़ उस टाइम पे प्रेवलेंट थे मिडिल ईस्ट में, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने लिखा। और उन्होंने कहा कि इस्लाम इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम्स, और उनके हिसाब से इस्लाम को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा और उन वैल्यूज़ पे हमारे को चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी है और साथ में सेकुलरिज्म एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है सैयद कुतुब के अकॉर्डिंग। तो सैयद कुतुब फिर से पैन इस्लामिक मूवमेंट को खड़ा करना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स की अपने जेल के दौरान। बाद में उनको कर्नल नासिर को असैसिनेट करने के प्लॉट के लिए फांसी टंगा दिया गया। लेकिन ये जब पूरा इजिप्ट में ड्रामा चल रहा था और मिलिट्री का इतना ज़्यादा रूल था इजिप्ट के अंदर, तो जो सिंपैथाइजर्स थे मुस्लिम ब्रदरहुड के वो कंट्री छोड़ के भागने लग गए। उनमें बहुत सारे सिंपैथाइजर सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रियों में जाके असाइलम ले लिया और वहाँ जाके टीचर बन गए, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड एक बहुत एजुकेटेड, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के जो सिंपैथाइजर्स थे वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग होते थे और मतलब एजुकेटेड क्लास से आते थे, मिडिल क्लास के लोग होते थे। और उनका हमेशा से ये था कि इजिप्ट के अंदर मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड को एक डोमिनेंट फोर्स बनाना है। लेकिन आर्मी का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो गया था मिडिल इजिप्शियन सोसाइटी के ऊपर, स्पेशली स्विस क्राइसिस के बाद 1956 में जो स्विस क्राइसिस हुई थी, जिसमें नासिर जीत के निकले थे और उन्होंने ब्रिटेन को और फ्रांस को मजबूर कर दिया था स्विस कैनाल पे जो उनका कंट्रोल है उसको छोड़ के जाने के लिए, जिसके बाद से नासिर एक पॉपुलर फिगर हो गए थे वाइडर मिडिल ईस्ट में। और नासिर की जो आइडियोलॉजी थी वो सेकुलरिज्म वाली आइडियोलॉजी थी और उस टाइम पे सेकुलर पार्टीज वो डोमिनेट कर रही थी मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, चाहे वो सीरिया में हो अंडर असाद, या फिर नासिर वाला जो पार्टी हो, या फिर सद्दाम हुसैन भी इवन जो बाथ पार्टी के लीडर थे इराक के अंदर, ये सारे सेकुलर पार्टीज के लीडर होते थे और सेकुलरिज्म को ही प्रमोट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे मेन जो आइडियोलॉजी चली हुई थी पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर रही थी वो सेकुलरिज्म की थी। और इन सब का मेन जो पर्पस था नासिर का या फिर असाद वाले रिजीम का या फिर बाथ पार्टी जो इजिप्ट इराक और सीरिया के अंदर थी, इनका मेन पर्पस यही था कि हम इसराइल को ओवरथ्रो कर देंगे, इसराइल के रूल को, और पैलेस्टीन को फिर से लिबरेट कराएंगे। लेकिन 1967 में जो 6 डे वॉर हुई उसमें ये हार गए इसराइल से। नासिर वाली पार्टी इजिप्ट में हार गई। इजिप्ट का जो मेन पेनिसुला है, साइनाई पेनिसुला बोलते हैं, उसके ऊपर इजरायली फोर्सेज ने कंट्रोल कर लिया और गोलान हाइट जो सीरिया का मेन एक टेरिटरी है उसके ऊपर भी इजरायलियों ने कंट्रोल कर लिया। तो इस 6 डे वॉर के अंदर इजराइल ने अपने सारे नेबर्स को एक साथ ही हरा दिया, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो। तो इन सारे पावर्स को एक साथ हरा के इजराइल ने ये दिखा दिया कि मिडिल ईस्ट में वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम फोर्स है और एक तरह से हेजमन बन गया पूरे मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। और उसके बाद से सेकुलर पार्टीज का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के अंदर। उसी टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड के सिंपैथाइजर्स थे वो जाके सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रियों में टीचर लग गए और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लग गए, लेकिन इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा और अपने प्रोपेगेंडा को फैलाते रहे वहाँ पर भी। और इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर 2 बच्चे निकले आगे जाके जो बहुत बड़े फिगर्स बने इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी और पूरे ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर भी। उन 2 बंदों का नाम था, एक था
ओसामा बिन लादेन और दूसरे थे अयमन अल जवाहिरी। तो अयमन अल जवाहिरी भी वेल टू डू फैमिली से आते थे, इजिप्ट से आते थे, डॉक्टर जवाहिरी, और उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रखी थी और वो मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत ज़्यादा अलाइंड थे। उन्होंने ही बाद में नासिर से बाद जो लीडर बने इजिप्शियन गवर्नमेंट के, उनको असैसिनेट कर दिया वहाँ पर इजिप्ट के अंदर। तो अयमन अल जवाहिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, वो मुस्लिम ब्रदरहुड से अलाइंड थे और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उसकी आइडियोलॉजी से। बाद में वो अलकायदा के हेड भी बने, जो बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जिन्हें 9/11 प्लान किया तो और एग्जीक्यूट भी किया। तो ये जो अयमन अल जवाहिरी थे, या फिर दूसरे ओसामा बिन लादेन उस टाइम पे सऊदी जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, वहाँ पर ये सारे के सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के टीचर्स ही पढ़ाते थे जो असाइलम ले रखा था जिन्होंने सऊदी सोसाइटी के अंदर। तो इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर ओसामा बिन लादेन इतनी वेल टू डू फैमिली से आने के बाद भी इस आइडियोलॉजी के चक्कर में पड़ गए और बाद में अलकायदा जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, जो बाद में जाके बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। तो ये सारे जो लोग हैं, चाहे वो अलकायदा हो या फिर और भी अलग अलग ग्रुप्स थे अलग अलग कंट्रीज में, इन सारे कंट्रीज में मुस्लिम ब्रदरहुड पावरफुल होने लगी, स्पेशली 1967 की जो 6 डे वॉर थी उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगी और सैयद कुतुब के जो आइडियाज़ थे और मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एक सोशल वर्क करने का तरीका था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो ज़्यादा पावरफुल होने लग गए। लेकिन फिर भी मुस्लिम ब्रदरहुड कहीं भी पावर में नहीं आ पाई। क्योंकि पावर में नहीं आ पाई उसका एक मेन रीज़न ये था कि अभी भी सेकुलर पार्टीज तो ख़त्म हो गई थी, वीक हो गई थी, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाई। जैसे आसाद फैमिली का सीरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा 67 वॉर के बाद भी, और वो पावरफुल रहे वहाँ पर, और उनको वीक नहीं कर पाए मुस्लिम ब्रदरहुड के जो वहाँ लोकल लीडर्स थे सीरिया के अंदर। तो उन्होंने कोशिश बहुत सारी की, लेकिन 1982 में एक होम्स मैसेकर बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को मरवा दिया आसाद फैमिली ने होम्स सिटी के अंदर, क्योंकि उनका ये था कि वो आसाद फैमिली को उठाना चाहते थे पावर से, और वो मोस्टली मुस्लिम ब्रदरहुड से अलाइंड ही लोग थे। लेकिन बाद में जब उनका मैसेकर किया और हजारों लोग मार दिए एक ही दिन के अंदर उस पूरी सिटी के अंदर, तो मुस्लिम ब्रदरहुड कहीं ना कहीं वीक पड़ गई सीरिया के अंदर। और इजिप्ट में जब असैसिनेशन हुआ अनवर सदात जो प्रेसिडेंट बने नासिर के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद जो अगले लीडर बने होस्नी मुबारक, उन्होंने भी आगे इजिप्ट के अंदर फिर से पूरा अपना कंट्रोल कर लिया और मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर्स को जेल में डाल दिया। तो इजिप्ट में भी वो आगे नहीं बढ़ पाए, सीरिया में भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और बाद में सऊदी और यूएई जो कंट्रीज हैं, क्योंकि ये मोनार्कीज हैं सऊदी और यूएई, और ये वेस्ट के साथ हमेशा लाइन रहती हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये हमेशा ही डिपेंडेंट रहती हैं यूएस जैसी कंट्रियों के लिए के ऊपर। तो इनको भी ये लगने लग गया कि ये जो आइडियोलॉजी है मुस्लिम ब्रदरहुड वाली, ये कहीं ना कहीं कैंसर है और ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मोनार्की और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी ही रेडिकल है और वो इस्लाम से ज़्यादा बड़ा किसी को नहीं मानते, किंग को भी नहीं मानते। तो ये जो मोनार्की वाली सोसाइटीज़ हैं यूएई सऊदीज, इनको डर लगने लग गया कहीं ना कहीं ये जो जिनको हमने असाइलम दे रखा है कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उन्होंने भी अपनी कंट्री से इन सबको भगा दिया, जितने भी ये आईडी लोग थे मुस्लिम ब्रदरहुड के या जो सिंपैथाइजर थे उनको अपनी कंट्री से निकाल दिया। तो मुस्लिम ब्रदरहुड 80s और 90s में और अर्ली 2000 में भी वीक ही रही मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। लेकिन 2011 टर्निंग पॉइंट बना फिर से मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की डेस्टिनी के लिए, क्योंकि 2011 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए इजिप्ट में, टूनीशिया में, लीबिया में, इवन सीरिया के अंदर। तो सबसे पहले जो इजिप्ट जहाँ से मुस्लिम ब्रदरहुड राइज की थी वहाँ पर होस्नी मुबारक को जनता ने पावर से बाहर फेंक दिया, और उसके बाद इजिप्ट के अंदर इलेक्शन हुए, और इलेक्शनों में मुस्लिम ब्रदरहुड से जो अलाइंड पॉलिटिकल पार्टी है इजिप्ट के अंदर वो पावर में आ गई, और होस्नी मुबारक के जाने के बाद मोहम्मद मोरसी वहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए, पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, और ये मुस्लिम ब्रदरहुड के ही सिंपैथाइजर थे और उसी पार्टी से निकले हुए बंदे थे। तो इनके आने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का फिर से रिवाइवल स्टार्ट हो गया पूरे मिडिल ईस्ट में। उसके बाद लीबिया में भी गद्दाफी के जाने के बाद वहाँ भी मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, और सेम टूनीशिया में भी मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में आ गई, वहाँ पर जो डिक्टेटर थे उनको पावर से बाहर फेंक के। अब सीरिया में भी उन्होंने यही किया, वहाँ पर भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी। लेकिन ये जो रेवोल्यूशन थी इसको लेकर जो ये मोनार्कीज थी, गल्फ मोनार्की स्पेशली सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि ये जो रेवोल्यूशन, ये जो आग लगी हुई है मिडिल ईस्ट में, ये फैलती फैलती हमारे डोर स्टेप्स तक भी आ जाएगी और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए यूएई और सऊदी ने काउंटर रेवोल्यूशन को फंड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद इतनी तेजी से फैली वो पूरे यूरोप में फैलने लगी, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जैसी कंट्रियों को प्रॉब्लम होने लगी कि कहीं ना कहीं फ्रांस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने काउंटर रेवोल्यूशनरीज को फंड करना स्टार्ट कर दिया यूरोप के अंदर, और अल्टीमेटली वोटरलू में नेपोलियन को हराकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, और फ्रेंच के हेजमनी को भी
कमजोर कर दिया ब्रिटिश एम्पायर ने यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। सेम सऊदीज और यूएई ने करने की कोशिश की काउंटर रेवोल्यूशन 2013 के बाद, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इजिप्ट में जो मोहम्मद मोरसी की गवर्नमेंट थी उसको हटवा दिया, और उन्हीं के मोहम्मद मोरसी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जनरल सीसी, वो पावर में आ गए, और उनको बैक किया यूएई ने, फंडिंग दी, पैसा दिया, लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराई, व्हाइट हाउस में लॉबिंग करवाई, और वॉशिंगटन डीसी में उनको कहीं ना कहीं सेट कर दिया अपने पैसों के दम पे और अपनी मीडिया मैनेजमेंट के दम पे। दूसरा उन्होंने क्या किया कि सीरिया के अंदर भी असाद फैमिली इनिशियली तो बैकफुट पे लग रही थी 2011, 12, 13 में, लेकिन 13 के बाद ईरान और रशिया जैसी कंट्रियों की मिलिट्री बैकिंग के बाद असाद भी फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगी, और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड से अलाइंड जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगे, और इनको असाद ने वीक करना स्टार्ट कर दिया, और रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं फेल होने लगी सीरिया के अंदर। तो ये जो काउंटर रेवोल्यूशन हुई उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड फिर से बैक ट्रैक पे आ गई, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड फिर भी पावरफुल इस सेंस में है आज के दिन भी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसका रीजन ये है कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है, एक सोच है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती मिडिल ईस्ट से, और उसको कभी भी वीक समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड मिलियंस ऑफ वॉइसेस को रिप्रेजेंट करती है मिडिल ईस्ट के अंदर। आज के दिन सीसी पावर में है इजिप्ट के अंदर, लेकिन इजिप्ट अभी भी वही प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन उनसे जूझ रहा है, और वहां पर कोई ग्रोथ हो नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में आ जाएगी तो वहां ग्रोथ होने लग जाएगी या वहां सब कुछ रोजी रोजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं इलेक्शन लड़के वहां पर पावर में आए थे मुस्लिम ब्रदरहुड वाले, आप उनको इलेक्शन से बाहर करते तो आप डेमोक्रेसी के कहीं ना कहीं प्रमोटर कह सकते हो, या मतलब वेस्ट अपने आप को क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये पार्टी वहां पर पावर में आई है। सीसी और यूएई के रूलरों ने मिलकर उसको बाहर फेंक दिया, और आपने कुछ नहीं किया, आप चुप बैठे रहे, और इवन आपने सीसी को सपोर्ट और किया आर्म्स देकर और लेजिटिमेसी देकर वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, तो आप कहाँ डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हो। सीरिया के अंदर भी आपने असाद के आगे सबको छोड़ दिया, वो अपने दम पे लड़के फिर से पावर में आए हैं। आज के दिन मोहम्मद अल शर्रा, वो भी उनकी जो अल नुसरा फ्रंट था जिसको अल कायदा इन सीरिया भी बोलते हैं, जो आज के दिन असाद को हटाकर डमस्कस में पावर में बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड से अलाइंड है, क्योंकि ये जो पूरी इस्लामिक आइडियोलॉजी है जिसके अंदर अल कायदा जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी हैं जो टेरर का यूज करके अपने एजेंडा को आगे करना चाहते हैं, और कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस में आके अपने आप को पावर में लाना चाहती है, ना कि वॉयलेंस का यूज करके। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मोहम्मद मोरसी जी ही थे। मोहम्मद मोरसी चुनाव लड़के बैलेट के थ्रू आए थे पावर में इजिप्ट के अंदर, उन्होंने कोई गन और AK-47 दिखा के नहीं इजिप्ट के अंदर रूल किया था, लेकिन वहां पर वेस्ट फेल हो गया उनको सपोर्ट करने के अंदर। इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग, फिर जब आप किसी को कॉर्नर कर दोगे, जब आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे, जो पीसफुली पावर में आए उनको आप ब्रूटली दबाओगे, तो उनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है वॉयलेंस करने के अलावा। अब असाद ने क्या किया सीरिया के अंदर, इतने लोगों को मार दिया, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हथियार उठाने के अलावा, तो उन्होंने हथियार के दम पे ही तो असाद को भगाया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या साथ दिया? किसी ने कोई साथ नहीं दिया, वो खुद अपने दम पे लड़े। उनका अगर किसी ने साथ दिया तो वो एक कंट्री है टर्की या फिर कतार। अब कतार के ऊपर भी ब्लॉकेड लगा दिया 2017 के अंदर इन यूएई और सऊदी वालों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि उनका जो चैनल अल जजीरा वो हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड और 2011 में जो अरब स्प्रिंग हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी पूरे वाइडर मिडिल ईस्ट में, इसको अपने टीवी पे प्रोमिनेंटली दिखाया, और इवन इराक वॉर का अपोज किया अल जजीरा ने, न्यूज चैनल ने। तो इनको प्रॉब्लम होने लगी कि वो भाई क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड को, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड एक लेजिटिमेट आइडियोलॉजी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो हमेशा से ही है। तो आप उनको अगर वॉयलेंस का यूज करके दबाओगे तो वो दबने वाले नहीं है। नासिर ने भी पूरी कोशिश कर ली, नासिर ने सबको मार दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन सैयद कुतुब की आइडियोलॉजी आज भी जिंदा है, और आज भी उसके लाखों फॉलोवर हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बहुत गलत कर रहे हो। वो गलत इसलिए कर रहे हो कि आप जिन कंट्रीज के अंदर इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हो वहां पर ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के एफिलेटेड जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस के अंदर, जो भी होते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्शन तो वैसे तो होते नहीं है, नाम नाम के इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप जो पार्टी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तरीके से पावर में आना चाहती है उसको अगर आप नहीं आने दोगे तो उनके पास एक ही रास्ता बचेगा, वो है वॉयलेंस का यूज करके। और अभी जो मुस्लिम ब्रदरहुड को आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया इन कंट्रीज के अंदर, ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि वो इस सेंस में गलत है क्योंकि अगर आप इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करोगे तो इनके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। अल्टीमेटली ये अलकायदा जैसे ग्रुपों या आईएसआईएस जैसे ग्रुपों में जाके मिल जाएंगे, और वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब इंडिया में बहुत सारे इस्लामिक पॉपुलेशन है, बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं। इंडिया शायद सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री है, इंडोनेशिया के आसपास है या उससे बड़ा है।
तो इतने बड़े कंट्री में इतने सारे यहाँ मुसलमान रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिंपैथी रखते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ और उसकी आइडियोलॉजी के साथ। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में आपको वोट देने का अधिकार है, इंडिया में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, वोट दे के एमपी बन सकता है। तो यहाँ पर आपने उन लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर लिया है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उन लोगों की मदद से, उन लोगों की वजह से आज जो हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है वो रेडिकलाइज नहीं है इतनी, और वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके जो भी उनके फ्रस्ट्रेशन है, जो भी उनका एंगर है, वो उसको निकाल लेते हैं। लेकिन मिडल ईस्ट जैसे मिडल ईस्ट में जिन कंट्रियों के अंदर, जैसे अब इजिप्ट है या सीरिया है, इन कंट्री में कोई आपको मौका नहीं मिलता अपने एंगर को वेंट करने के लिए, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने के लिए। इसलिए वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं गलत राह पे जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो गलती है वो वेस्ट की है। और वेस्ट ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया मुस्लिम ब्रदरहुड को, और मुस्लिम ब्रदरहुड को उन्होंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमेशा ही पैलेस्टीन के, फ्री पैलेस्टीन की डिमांड की, उनके लेजिटिमेट राइट्स के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। इसलिए वेस्ट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि इस जो इसराइल है वो उनका कहीं ना कहीं एक बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो उस बेस को खोना नहीं चाहते। और मैं भी नहीं चाहता कि इसराइल को आप उनके एग्जिस्टेंस से मिटाओ। लेकिन जो अभी नेतन्याहू की पॉलिसीज हैं, जो हमने देखा अभी गाजा के अंदर हमास के अगेंस्ट जो उन्होंने किया, और जो सिविलियंस को ब्रूटली क्रश किया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक एंगर है कि आप ऐसे पीसफुली, जो लोग जिनका कोई वॉयलेंस से लेना देना नहीं है, जो हमास से कहीं से भी एफिलेटेड नहीं है, आप उनको भी मार रहे हो। क्योंकि आपको अपने डोमिनेंस चाहिए पूरे मिडिल ईस्ट में। आप सीरिया में लड़ाई कर रहे हो, आप लेबनान के अंदर डेली इनकर्जन्स कर रहे हो, वहाँ डेली बॉम्ब्स डाल रहे हो, तो आप करना क्या चाहते हो मिडिल ईस्ट में? आप इसको जलाना चाहते हो। अगर आप इसको जलाओगे तो वो ग्रुप्स जो अलकायदा आईसिस जैसे ग्रुप्स हैं, जिनको आप कहते हो कि हम इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वॉर ऑन टेरर जो आपने 2001 में स्टार्ट की थी, वो कहाँ कामयाब हो सकती है? वो तभी सक्सेसफुल होगी वॉर ऑन टेरर जब आप मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी जो आइडियोलॉजी है और जो उससे एफिलिएटेड पार्टीज़ है, चाहे वो इजिप्ट में हो, जॉर्डन में हो, लेबनान में हो, सीरिया में हो, कहीं भी हो, उनको आप सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं करो तो कम से कम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर मत करो, क्योंकि आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर रहे हो ईरान के पास जाने के लिए, टर्की के पास जाने के लिए, या फिर अल्टीमेटली अलकायदा और आईसिस के पास जाने के लिए। और ये आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, और इसके रिपरकशन पूरी दुनिया में होंगे। अभी थोड़े दिनों पहले दिल्ली के अंदर एक टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए, और पढ़े लिखे डॉक्टर्स उस ब्लास्ट में इन्वॉल्व मिले। तो मतलब ये रेडिकलाइज हो रहे हैं लोग पूरे दुनिया में, और उसके रेडिकलाइजेशन का जो मेन सोर्स है वो ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है 1950 से। और मुस्लिम ब्रदरहुड को जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है पूरी दुनिया के लिए। इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है, ना कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना। थैंक यू।